हेलो। हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतिभा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बॉटनी डिपार्टमेंट। हम अपने प्रीवियस वीडियो में पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम यूनिट 2 का चैप्टर फर्स्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी को पढ़ रहे थे। तो हम अब तक अपने 2 वीडियो में पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन की डेंसिटी और पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने जितने भी पुराने वीडियो हैं उसको रिवाइज़ करते जाएं, क्योंकि इस तरह से आपको अच्छे से याद होगा और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जो आते हैं वो आपको जल्दी से समझ में आएंगे। लेकिन अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखोगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो जो नेक्स्ट वीडियो है ये आपकी समझ में नहीं आएगा। और मैंने गूगल फॉर्म में भी डाला था, तो आप सबसे ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है इसके जो मार्क्स है ये आपके इंटरनल असेसमेंट में जुड़ेंगे, तो आप इसको अच्छे से इन गूगल फॉर्म्स को और वीडियो को देखें, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और बच्चे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें पता है कि कितने व्यू हैं, किसके क्या है। तो फिर जब इंटरनल असेसमेंट होगा तब उसमें आपको फिर दिक्कत आएगी पढ़ मतलब याद करने में। तो अगर आप साथ के साथ पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सन की। पॉपुलेशन का ये जो कैरेक्टर है इसके लिए, तो पॉपुलेशन डिस्पर्सन जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि 3 तरह के डिस्पर्सन होते हैं। एक होता है रेगुलर डिस्पर्सन, दूसरा होता है रैंडम डिस्पर्सन और तीसरा होता है क्लम्प्ड डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन का हिंदी में अगर मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है परिक्षेपण, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से इधर उधर बटी हुई है एक समष्टि में, यानी कि द स्पेटियल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन रिलेटिव टू वन अनदर इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ पॉपुलेशन। हिंदी में कहे तो एक समष्टि में जो व्यष्टि है उनके एक स्थानिक प्रतिरूप है, वो किस तरह से उस पॉपुलेशन में रहता है, एक इंडिविजुअल्स उसका किस तरह से प्रसार है, उसका किस तरह से उसमें डिस्पर्सन है, वही पॉपुलेशन डिस्पर्सन कहलाता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं: रेगुलर डिस्पर्सन, रैंडम डिस्पर्सन एंड क्लम्प्ड डिस्पर्सन। रेगुलर जो डिस्पर्सन है उसका हम देखेंगे कि हम यहाँ पे एक ग्राफ मतलब एक फ़ोटो देख रहे हैं, पिक देख रहे हैं फर्स्ट की। तो उसमें देख रहा है प्रत्येक जो इंडिविजुअल है उसकी एक दूसरे से जो दूरी है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह की समष्टि में सभी जातियाँ उपलब्ध स्थान में एक दूसरे से लगभग समान दूरी पे होती है। प्रकृति में इस प्रकार का वितरण वैसे कि पाया नहीं जाता है। मानव प्रबंधित जो स्थल होता है, जैसे खेत है, उद्यान है, इसमें इस तरह का परिक्षेपण देखा जा सकता है। टेरिटोरियल बिहेवियर वाले जो जंतु है उसमें भी कभी कभी इस तरह का वितरण देखा जा सकता है। जब व्यष्टियों में मध्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर कंपटीशन हो और कोई बाह्य ऐसा विरोध नहीं हो तो इस तरह का पैटर्न हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप में बहुत ही कम देखने को या ना के बराबर देखने को मिलता है। सेकेंड जो है रैंडम और इरेगुलर डिस्पर्सन। इसमें एक जीव जो होता है उसकी स्थिति या दूसरे जीव की स्थिति से लगभग असंबंधित होती है। ऐसा फिक्स नहीं होता है कि इस इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से इतनी दूरी है या इस तरह से वो इसके पास में रहता है। उपलब्ध स्थान जितने भी होंगे उसमें सभी जातियां अनियमित रूप से बिखरी हुई रहेगी। जब उपलब्ध स्थान में पर्यावरणिक कारकों में बहुत अधिक समानता हो तो इंडिविजुअल्स में एग्रीगेट होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, और इस तरह की स्थिति में ऐसी जातियों का अनियमित या कि रैंडम डिस्पर्सन पाया जाता है, जो सेकंड में आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा जो है वो है क्लम्प्ड डिस्पर्सन। क्लम्प्ड डिस्पर्सन जो है उसमें वितरण या परिक्षेपण का ये सबसे सामान्य रूप से पाए जाने वाला पैटर्न है। सभी सजीवों में विभिन्न स्तरों में जो क्लम्पिंग पाया जाता है। एक पुंज की सदस्य संख्या जो है वो परिवर्तनशील भी हो सकती है। एक पुंज में सदस्यों का जो संबंध है वो पड़ोसी पुंज के सदस्य से भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो परिक्षेपण का इस प्रकार का व्यष्टि घनत्व को प्रगाढ़ रूप से प्रभावित करता है, और ये हम कई बार देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है फिजियोलॉजिकल लॉन्गेविटी। फिजियोलॉजिकल लॉन्गेविटी में हम देखते हैं कि कोई भी जीव जो होता है वो किस तरह से कितनी अधिक समय तक जिंदा रह सकता है। तो फिजिकल लॉन्गेविटी में हम इस तरह का ग्राफ देखते हैं। तो आप इसमें देखोगे एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है और बीच का स्थिर है। हमने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एज को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने इसको सर्वाइवर थाउजेंड्स को लिया है। तो इसमें हम अलग अलग देख रहे हैं ए, बी, B1, B2 एंड C। तो अलग अलग ग्राफ जो है वो अलग अलग प्राणियों को दर्शाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जैसे फिजियोलॉजिकल लॉन्गेविटी है, इसमें ये 3 टाइप के हमको कर्व्स मिलते हैं। इन कर्व में जो अब आप देखें कि ये जो इसको हम हिंदी में कहते हैं जीविता वक्र या सर्वाइवरशिप कर्व्स।
जीविता वक्र के द्वारा आयु के साथ जो मृत्यु दर के तरीके होते हैं उनको भलीभांति दर्शाया जाता है। इस प्रकार का जीवन काल कार्य के जीवन काल से अलग होता है। कार्य के जीवन काल जो है एक तरह से संपूर्ण आयु तक जीवित रहने की आवश्यकता होती है। अधिकांश जीवधारी सर्वोत्तम पारिस्थितिकी कारकों से वंचित ही रहते हैं। अनेकों विपरीत जैविक या अजैविक कारकों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, या ये कोई बीमारी भी हो सकता है या कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। किसी भी पॉपुलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कितने भी सदस्यों की मृत्यु हुई हो या कितने जीवित रहे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर्वाइवल रेट डेथ रेट की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इस जीवित दर को या सर्वाइवल रेट को सर्वाइवलशिप कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें जो हमारे पास जो कर्व है वो है हाईली कॉन्वेक्स कर्व, यानी कि अत्यधिक उत्तल कर्व। ऐसी प्रजातियां होती है जिसमें जो मृत्यु दर होगी वो जीवन काल के सबसे लास्ट अंतिम बिंदु तक अधिक रहती है। ऐसा मानव, हिरण, इस प्रकार के जीवों में देखने को मिलता है कि जब इसमें जन्म होता है तब इनकी मृत्यु दर ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब जीवन काल का ये पूर्ण पड़ाव पार कर चुके होते हैं तब इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। तो इस प्रकार की प्रजातियां अपने पूर्ण जीवन काल तक निम्न मृत्यु दर के साथ जीवित रहती है। बी जो है वो हाईली कॉनकेव कर्व है, यानी कि अत्यधिक अवतल कर्व है। इसमें जो वक्र है उसमें ये सी में दर्शाया गया है, तो आप इसको सी में ले लीजिए, हाईली कॉनकेव कर्व। तो इस प्रकार का जो है वो हमको ऑयस्टर यानी कि सीप, आक, वृक्ष इसमें देखने को मिलता है। इस जीवन काल में जो आरंभिक अवस्थाएं होती है उसी में मृत्यु दर अधिक होती है। अब है इस ग्राफ के पैटर्न के हिसाब से बी, तो ऐसी प्रजातियों की समष्टि को दर्शाता है जिसमें सभी आयु स्तरों पर मृत्यु दर स्थिर या यूनिफॉर्म रहती है। शायद विश्व में इस प्रकार की कोई समष्टि नहीं होती है जिसमें सभी आयु स्तर पर मृत्यु दर एक समान हो। कुछ सिग्मा आकृति समान वक्र जो होते हैं वो कई पक्षी या चूहे या खरगोश की इसमें विशिष्टता होती है। इन उदाहरणों में मृत्यु दर आरंभिक अवस्था में उच्च परंतु युवा अवस्था में करीब स्थिर सी हो जाती है। कुछ जैसे कीट होते हैं या तितलियां होती है, जिसमें मैं बताया B1 जो है बटरफ्लाई, उसमें सीढ़ी नुमा कर्व के द्वारा मृत्यु दर को दर्शाया गया है, क्योंकि इन प्रजातियों में जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग मृत्यु दर होती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, वातावरण है या समष्टि का घनत्व ज़्यादा है या वहाँ बीमारी है या वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है फूड के लिए। तो इस प्रकार संपूर्ण रिप्रोडक्शन पोटेंशियल जो है वो वास्तविक जन्म दर की तुलना में कहीं अधिक हो जाता है और ठीक उसी प्रकार मृत्यु दर भी मृत्यु क्षमता की तुलना में कम हो जाता है। तो इस तरह से ये फिजियोलॉजिकल लॉन्गेविटी जो कर्व है वो सर्वाइवलशिप कर्व कहलाता है। नेक्स्ट मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था कि वाइटल इंडेक्स यानी कि प्राणभूत संकेत जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अनुपात होता है उसको जब 100 से इंटू करते हैं तो वो वाइटल इंडेक्स कहलाता है। तो ये हो गए पॉपुलेशन के जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे। अब हम पढ़ेंगे किसी भी पॉपुलेशन में ग्रोथ कर्व पाए जाते हैं। अब क्या होता है ग्रोथ कर्व, उसके बारे में अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ कर्व, इस पे क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। समष्टि की वृद्धि के विशिष्ट प्रतिरूप यानी कि पैटर्न्स होते हैं जिन्हें पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म कहते हैं। इस प्रकार के जो ग्रोथ फॉर्म जो है वो किसी भी जीव की संभावनाओं या वातावरणीय प्रतिरोध की परस्पर क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। समष्टि जो है वो डायनेमिक होती है यानी कि गतिशील होती है। हम सब जानते हैं सजीव की प्रकृति के आधार पर ही समष्टि की संख्या प्रति घंटे, प्रतिदिन या इससे परिवर्तित होती रहती है। तब हम देखते हैं कि जो ग्रोथ कर्व है वो कहते किसको है। जब किसी भी समष्टि में उपस्थित सजीव या पादप प्रजनन करते हैं वे अपनी समष्टि में नए जीव या व्यष्टियों की संख्या में बढ़ोतरी करते रहते हैं, और अगर वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल हो तो समष्टि के विशेष प्रकार के फॉर्म्स द्वारा वृद्धि निरूपित होती है और इन वृद्धि को हम ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। तो कई सारी पॉपुलेशन या विभिन्न पॉपुलेशन की जो वृद्धि या ग्रोथ है उनके अभिलाक्षणिक प्रतिरूप या कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रतिरूपों के द्वारा प्रदर्शित होती है। इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म कहते हैं। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म को हम अर्थमेटिक प्लॉटिंग या अंकगणित आलेखन के रूप में दर्शाएं तो वो इसको ग्रोथ कर्व कहेंगे या ग्रोथ कर्व कहलाएंगे। अब ग्रोथ कर्व जो है प्रेजेंटेशन जो है इसकी ग्राफिक्स वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व यानी कि जे आकृति के वृद्धि वक्र, और दूसरे होते हैं एस आकृति के वृद्धि वक्र। जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म जो है इसमें हम देखेंगे अगर हम टाइम और डेंसिटी के बीच में ग्रोथ लेते हैं तो हमको ये जे शेप का दिखाई देता है। ऐसा वास्तविक में बहुत ही कम दिखता है, लेकिन अगर हम जैसे इसका एग्जांपल यीस्ट ले सकते हैं। जब हम प्रयोगशाला में बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में अगर यीस्ट को उगाते हैं
या यीस्ट का कल्चर करते हैं तो हमें जे आकार का कर्व देखने को मिलता है। इस प्रकार के कर्व में जो सजीव पॉपुलेशन की वृद्धि होती है बहुत ही तेज़ी से होती है और कुछ समय तक निरंतर अबाध रूप से ये ग्रोथ रेट बढ़ती जाती है और बाद में ये एकदम से रुक जाती है और ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार यदि समष्टि वृद्धि एंड समय अवधि के ग्राफ को हम समय अवधि के ग्राफ के रूप में आलेखित करेंगे तो हमें जे आकृति का कर्व प्राप्त होगा। तो ये कई जगह कीटो या कई एल्गल ब्लूम्स या एनुअल प्लांट्स और बहुत ही कम प्रकृति में देखने को मिलता है, बहुत ही दुर्लभ टाइप का है। अगर हम लेबोरेटरी में यीस्ट को नियंत्रित परिस्थितियों में कल्चर करें तो हमें जे आकार का वक्र देखने को मिलता है। ऐसा यहाँ पर्याप्त मात्रा में भोजन परभक्षियों की अनुपस्थिति और भौतिक वातावरण अनुकूल होने के कारण मिलता है। इसके अंदर दो फेज होती है, एक है लेग फेज और दूसरी है एक्सपोनेंशियल फेज। अब लेग फेज क्या होती है, जैसे हम यहाँ एग्जांपल लें क्लोरेला का हम ब्लूमिंग करावे वाटर के अंदर प्राकृतिक वातावरण में तो इसमें दो अवस्थाएं मिलेगी, एक लेग फेज और दूसरी एक्सपोनेंशियल। लेग फेज का मतलब जैसे ही हम क्लोरेला को उसके अंदर वाटर के अंदर उसका ग्रोथ करवाएंगे तो स्टार्टिंग में कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी। शैवाल कोशिकाओं की पॉपुलेशन में कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती क्योंकि एल्गल जो कोशिकाएं हैं या एल्गल सेल्स जो है वो उस जलीय वातावरण के लिए अनुकूलित नहीं है और अभी अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा जो है स्टेज वो एक्सपोनेंशियल स्टेज है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे टाइम और एज के बीच में, टाइम और इसकी डेंसिटी के बीच में ये जो हमने ग्राफ लिया है और इसमें एक तरफ जो है लेग फेज है जो बहुत ही स्थिर है कम ही टाइम के लिए और दूसरी है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है घातीय अवस्था, जैसे 2 की घात 2 यानी कि 4, 4 की घात 4 यानी कि 2 की घात 2 यानी कि 4 और 4 की घात जैसे 4 हो जाए तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 464। तो इस तरह से ये बढ़ती है। शैवाल कोशिकाओं के जलीय वातावरण में अनुकूलित होने पर ये कोशिकाएं बहुत ही तीव्रता से वृद्धि करती है और ये तीव्र वृद्धि जब तक भोजन उपलब्ध होता है लगातार चलती है। शैवाल कोशिकाओं की समष्टि में इस तरह की वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपलब्ध भोजन में उसी अनुपात में जब कमी आने लगती है और भोजन की उपलब्धता एग्जॉस्टेड हो जाती है, खत्म होने लग जाती है तो मृत्यु दर बढ़कर और एकदम वृद्धि रुक जाती है। तो हमें इस तरह का जे आकार का शेप का कर्व, ग्रोथ कर्व प्राप्त होता है। इसमें हम लेते हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू एन, हम ये पहले भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। देन आर इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा टी अपॉन एन, यानी कि आर जो है वो यहाँ वृद्धि दर है, एन जो है वो नंबर्स हैं और डेल्टा जो है वो टाइम या जो भी नंबर है उसके चेंजेस को शो कर रहा, टी है टाइम के लिए। तो इस तरह से ये हो गया जे शेप्ड का ग्रोथ कर्व। सेकंड है जो है एस शेप्ड यानी कि एस आकृति का कर्व। जब विभिन्न सजीवों के वास्तविक जैविक विभव या प्राकृतिक परिस्थितियों में निरूपित होता है तो इसलिए समष्टि में जे आकार की वृद्धि प्रारूप जैसी वृद्धिशीलता परिलक्षित नहीं होती है, तो वहाँ पे ये एस प्रकार का जो कर्व है वो हमें मिलता है। इस प्रकार की वृद्धि प्रारूप में समष्टि की सजीव संख्या में प्रारंभ में धीरे धीरे वृद्धि होती है, फिर वृद्धि की दर थोड़ी सी बढ़ती है, अचानक तेज होती है और अगर वातावरणीय प्रतिरोध बढ़ते हैं तो संतुलन जैसी अवस्था आ जाती है, फिर धीरे धीरे ये वृद्धि कम होने लगती है और उसके बाद ऐसी वृद्धि प्रदर्शित कर रही समष्टि एवं समय के मध्य जो वक्र है वो हमें एस आकार का मिलता है और इसमें फिर लास्ट में स्टेबल स्टेट आने लगती है। इसको हम सिग्मोइड वक्र भी कहते हैं क्योंकि एस आकार का है। जो सिग्मोइड, इसको निकोलसन ने सिग्मोइड वक्र की वृद्धि ढंग को घनत्व दशीय वृद्धि ढंग यानी कि डेंसिटी कंडीशनल ग्रोथ पैटर्न भी कहा था। कुछ वैज्ञानिक इसको लॉगिस्टिक ग्रोथ पैटर्न भी कहते हैं और इस विषय में वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनिकल वर्क्स में हार्पर नाम के साइंटिस्ट का बहुत ही बड़ा रोल आता है। इसमें हम जब पॉपुलेशन जो यानी कि समष्टि में वृद्धि दर आरंभ में कम होती है फिर तब तक बढ़ती है जब तक उच्चतम सीमा तक नहीं पहुंच जाती है और उसके बाद वह पुनः कम होती है और फिर एक स्टेबल स्टेट तक पहुंच जाती है। कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने पर वक्र जो है वो चपटा सा हो जाता है, स्टेबल सा हो जाता है, तो इसको हम सिग्मोइड वक्र यानी कि एस शेप्ड का वक्र कहते हैं। इसमें हम लेते हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एन इंटू ब्रैकेट में के माइनस एन अपॉन के। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें के एक नई चीज़ देखने को मिलती है। अब ये के क्या है वो हम देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी कितनी प्रावस्थाएं होती है। तो सिग्मोइड वक्र जो है इसमें आर जो है वो इंट्रिंसिक रेट यानी कि आंतरिक दर जो है किसी भी जीव की आंतरिक वृद्धि दर को दर्शाता है। एन जो है वो पॉपुलेशन की साइज यानी कि पॉपुलेशन नंबर को दर्शाता है एंड के जो है वो समष्टि का उच्चतम संभावित आकार यानी कि कोई भी पॉपुलेशन कितना ग्रोथ कर सकती है, उसकी कितनी वृद्धि हुई है एक
फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन में है, तो वो हो गया के। अब इसकी अलग अलग घात जो मतलब प्रावस्थाएं जो आती है, जैसे हमने देखा था कि इस जे शेप्ड में सिर्फ 2 ही प्रावस्थाएं थी, लेग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज, लेकिन यहाँ पे 5 फेज आती है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार इस पे क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम में आता है, आपकी नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर में आता है, हमारे कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में भी आया था। एंड इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। ए जो है लेग फेज, यानी कि ये उसी तरह से होगी इस प्रावस्थाओं में, जैसे अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट कोशिकाओं की छोटी समष्टि का नए वातावरण के साथ अनुकूलन होने के कारण समष्टि में बहुत ही कम वृद्धि हो पाती है। बी जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज है, इस समष्टि में अनुकूल क्षेत्र की प्राप्ति के पश्चात इस प्रावस्था में धीरे धीरे वृद्धि होती है। सी जो है एक्सपोनेंशियल फेज है, समष्टि में वृद्धि हो जाती है, जल्दी ही या पूर्ण विभव दर कर लेती है। ऐसी स्थिर पर्यावरण भोजन की उपलब्धता यानी जीवन की आवश्यकताओं की सुगमता के कारण होता है। सी डी जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, यानी कि वातावरणीय प्रतिरोध जब बढ़ जाता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो समष्टि वृद्धि दर अंततः कम हो जाती है। वातावरणीय प्रतिरोध के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा, कम आवासीय क्षेत्र या मृत्यु दर अधिक हो जाना। एंड ई यानी कि लास्ट की जो स्टेशनरी फेज है, जिसको हम एसिम्प्टोट यानी अनंत स्पर्शी या कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, इसमें जो नई कोशिकाओं की वृद्धि जो है वो मृत कोशिकाओं के बराबर होने लगती है और एक लगभग साम्य अवस्था आने लगती है। ये वक्र का सबसे ऊपरी स्तर होता है, इसके ऊपर कोई वृद्धि नहीं होती है। एस आकार का जो वक्र है या कि कर्व है या ग्रोथ रेट है, वो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय व्हेल मछली जैसी जीव कार्यों की संख्या वृद्धि में भी परिलक्षित होता है। इस प्रकार की वक्र रेखा के कुछ मेन जो कैरेक्टर है वो ये है कि किसी भी समष्टि का एक इंडिविजुअल अन्य सभी सदस्यों के समान ही होगा। वातावरण परिवर्तन में समय की देरी समष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पैरामीटर होगी। संभावित परिवर्तन बढ़ोतरी यानी कि RN या फिर अधिकतम घनत्व या जो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो है वो दोनों ही स्टेबल कारक है, स्थिर कारक है। अब यहाँ पे आप एक कर्व देख रहे हैं, इसमें S और जो J है वो दोनों ही कारक है। हमें पता है कि J के लिए हम dN/dt इज इक्वल टू RN यानी कि बायोटिक पोटेंशियल को काम में लेते हैं, जबकि S फेज के लिए हम dN/dt इज इक्वल टू RN और K-N/K को काम लेंगे। हम देख रहे हैं इसमें नीचे की और पॉजिटिव लेग फेज, देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, देन लॉगरिथमेटिक जो फेज है, देन पॉपुलेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज ऊपर की तरफ, एंड लास्ट में जो कर्व चपटा हो रहा है एस वाले में, इसको स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। अब हम दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि एस आकृति वृद्धि वक्र एंड जे आकृति वृद्धि वक्र में क्या अंतर है। तो पहले हम जे आकृति वृद्धि वक्र को देखें, क्योंकि इसको हमने पढ़ा था, इसमें 2 ही प्रावस्थाएं होती है, जबकि इसमें 5 प्रावस्थाएं होती है। 2 कौन कौन सी है? लेग प्रावस्था एंड एक्सपोनेंशियल यानी कि चर घातांकी, जबकि इसमें 5 कौन सी है? लेग अवस्था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड देन स्टेबल। उसके बाद में सेकंड जो है वो जे आकृति में के वक्र में अंत में समष्टि में तीव्र मृत्यु दर होती है और वक्र रुक जाता है, जबकि इसमें वृद्धि दर 0 ही हो जाती है, स्टेबल स्टेट आती ही नहीं है। जे आकृति वृद्धि वक्र में कुछ ही सजीवों के द्वारा और बहुत ही दुर्लभ है, जबकि इसमें एस आकृति वृद्धि वक्र ये मानव के साथ साथ अधिकांश सजीवों में पाया जाता है। जे आकृति वृद्धि वक्र बहुत ही दुर्लभ होता है, ये सामान्यतः नहीं मिलता है, जबकि एस आकृति वृद्धि वक्र जो है वो प्राकृतिक अवस्थाओं में सामान्य या वृद्धि दर में मिलता है। थैंक यू सो मच।